हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल चिल्ड्रंस एकेडमी पर, जहां हम लोग जानते हैं एनएमएम से जुड़ी हर वो जानकारी जिससे कि आप अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर सकते हैं। और सफलतापूर्वक पास करने के बाद मैं हर वो तरीके आपको बताते रहता हूँ कि कैसे आप अपने खाते तक जो छात्रवृत्ति की राशि है आप कैसे उसे प्राप्त करेंगे। और कई बच्चों का हमने लाइव आकर दिखाया भी है कि उन लोगों ने अपना पैसा कैसे प्राप्त किया अपने खाते में, किस तरह से उनकी जर्नी रही, कैसे उन्होंने तैयारी किया। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलते रहती है। साथ ही साथ यदि आपको कोई भी सपोर्ट की आवश्यकता है, कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, तो आप कमेंट करें, निश्चित रूप से आपको मदद पहुंचाई जाएगी। चलिए दोस्तों, आज पिछले क्लास में हम लोगों ने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड सारे इस कॉन्सेप्टों को अच्छे से समझा था। उसी का कुछ पार्ट आज ड्यू रह गया था, तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें अभ्यास प्रश्न भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्नों में से एक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि करंट केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट से 2021 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे फिजिक्स से, यानी कि फिजिक्स का 11 क्वेश्चन आता है। 11 क्वेश्चन में से 5 प्रश्न तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट से ही पूछ लिए गए थे। 4 प्रश्न 2022 में पूछे गए थे कुल 11 प्रश्नों में से, यानी कि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से जाकर आप ये वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग चलते हैं पार्ट 2 पे। इसके पार्ट 2 पे हम लोग ध्यान देते हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पार्ट 2 में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, इसमें कहता है कि जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव से होकर प्रवाहित होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। देखिए, अब आपको हम इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक अपने घर में रिमोट की बैटरी या किसी भी चीज़ की बैटरी को देखा होगा। आप देखिए, उस बैटरी के अंदर कोई तो तार आपने प्लग नहीं किया हुआ है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का तो आप काम नहीं कर रहे हैं उसमें। तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि उसमें तो हम कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उस बैटरी से आप देखेंगे कि वो जो बैटरी है वो आपके उस उपकरण को, उस यंत्र को चलाने में सहायता कर रहा होगा। जैसे आपका रिमोट को चलाने में या घर में कोई टॉयज वगैरह होगा उसको चलाने में मदद करता होगा। यानी कि ये कर क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा जो उसके अंदर है, रासायनिक प्रभाव जो उसके अंदर है, उसको ये कन्वर्ट कर देना है इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत धारा में उसको कन्वर्ट कर देना है। समझ रहे हैं आप? इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है सेल का, कि सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का सेल एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सेल उसी को कहते हैं बैटरी, जो कि आप अपने फ़ोन या रिमोट वगैरह इस सब में आप यूज़ करते हैं, ये सभी सेल है। कहता है सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यही मैंने आपको बताया कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसे यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। मतलब सेल जो है सो आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। आप देखिएगा, जब तक आवेश का प्रभाव नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी तो करंट पास आउट नहीं करेगी। चलिए, ये जो फिगर है ना, इसको बहुत ही अच्छे से आप एक बार देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ ये जो पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है, आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल कौन सा होता है, तो आप इसको कहेंगे कि पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो एनोड होता है और जो निगेटिव वाला टर्मिनल है वो कैथोड होता है, जब ये बैटरी से कनेक्टेड हो तो। अब इसमें एक बल्ब कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये बाद की बात है, वो आपको क्लास 8 में नहीं पढ़ना है, उसमें ये इंटरचेंज कर जाता है। आपको इतना याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एनोड है, और ये वाला पार्ट कैथोड है। ये आपको ध्यान रखना है। एक दो प्रश्न इसमें और भी पूछ लिए गए हैं आज से पहले। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि जो सेल है बैटरी, इस सेल का जो धनात्मक पार्ट है
वो पिछले साल का ही ये एनएमएस का क्वेश्चन है, जो धनात्मक पार्ट है वो कौन सा है। तो आपको देखिए इसमें एक कार्बन रॉड लगा होता है। आप किसी बैटरी का ऑपरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक काला रंग का रॉड होता है, यही कार्बन रॉड इसका धनात्मक भाग होता है। याद रखेंगे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेल या बैटरी का जो धनात्मक पार्ट है वो कौन सा है, तो आप कहिएगा कि सर सेल या बैटरी का जो धनात्मक पार्ट है वो हम कार्बन रॉड को कहते हैं, जो काला कार्बन रॉड है उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है, उसी चीज़ों को बताया जो मैंने आपको समझाया है। जो छड़ें होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे और नोट करते चलेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आते हैं सौर बैटरी के बारे में। तो देखिए सौर बैटरी किसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से यह बैटरी जलती है, यानी कि बैटरी चार्ज हो जाती है और इस बैटरी में रासायनिक ऊर्जा इकट्ठा हो जाता है। अब इसी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके हम विद्युत का यूज करना शुरू करते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना शुरू करते हैं। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये क्या कहलाता है, तो ध्यान से समझेंगे। वह प्रक्रम जिससे विद्युत धारा की सहायता से एक धातु की पतली परत किसी अन्य धातु पर जमा हो जाती है उसे विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे देखिए आप तो जानते ही हैं कि जंग लगना ये सब होना आम बात है। हो सकता है कि कोई एक धातु है तो उस पर क्या किया जाता है, दूसरे धातु पर एक धातु का इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा लेप लगा दिया जाता है और यही लेप लगा देने से क्या होता है, उसके अंदर जंग नहीं पकड़ता है, उसका क्रोजन यानी कि संक्षारण नहीं होता है, वो उस संक्षारित होने से बच जाता है। अब देखिए विद्युत लेपन की स्थिति है, वह धातु जिस पर विद्युत लेपन किया जाता है उसे ऋण इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, इसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि जिस पर विद्युत लेपन करना है वो कौन से इलेक्ट्रोड का होता है, तो ऋण इलेक्ट्रोड का होता है। ठीक है, याद रखेंगे ऋण इलेक्ट्रोड का होता है और उसको ही बैटरी के किस ध्रुव से कनेक्ट किया जाएगा, निगेटिव ध्रुव से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जिस धातु की परत जमा होती है उस धातु का लवणीय विलयन, लवणीय विलयन को विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, विद्युत अपघटय के रूप में जिसका लेप चढ़ाना है उसी का विलयन यूज किया जाता है। अब देखिए मेजरिंग डिवाइस। अब विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा और विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्तियां निम्नलिखित हैं। एक तो है आपको गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि देखिए अब अगर आपको ए मीटर में बदलना है, चाहे ए मीटर वोल्ट मीटर दोनों का काम करता है गैल्वेनोमीटर, तो इसको हम लोग कैसे में लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, समानांतर श्रेणी में लगाते हैं। याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, समानांतर श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों आ चुका है आपके अभ्यास प्रश्न का समय। चलिए देखिए चालक में धारा के प्रवाह का क्या कारण है। तो देख जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, तब तक विद्युत धारा का प्रवाह होना असंभव है। तो आप इसको याद कर लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। दूसरा कहता है दो कांच की छड़ें हैं, ध्यान से समझिएगा, और इसको हम लोग रेशम पर रगड़ देते हैं। तो आप याद रखिएगा जब दो, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है आपको कि जब कांच की छड़ों को रेशम पर रगड़ा जाता है तो दोनों कांच की छड़ों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब उस दोनों छड़ को अगर हम एक साथ रखते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों का दोनों सेम चार्ज हो गया आपका, यानी एक वाला भी पॉजिटिव हुआ, दूसरा वाला भी पॉजिटिव हुआ, दोनों सेम चार्ज होने के कारण एक दूसरे को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसीलिए इसका आंसर सही हो जाएगा प्रतिकर्षण, रिपल्सन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक नहीं है। देखिए आप जब भी एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे आपके सामने आ जाए नहीं, तो नहीं को आप कर दीजिए अंडरलाइन कि नहीं नहीं ये तो नहीं दिया हुआ है, फिर ऑप्शन पढ़िए। तो कुचालक नहीं है, इसका अर्थ हो गया कि सुचालक होगा। तो आप देख सकते हैं यार लोहा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे सुचालक कहलाते हैं। ये तो डेफिनेशन ही है। एलईडी के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और इसे हम जानते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड के नाम से। एलईडी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, रिमोट कंट्रोल के अंदर एलईडी का प्रयोग किया जा सकता है।
स्विच, फ्यूज और सोलर पैनल में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एलईडी परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा, या आप ये भी कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यह कन्वर्ट करता है। शुष्क सेल में एनोड किस चीज़ का होता है, ध्यान रखेंगे। शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो होता है कार्बन का। चलिए, और एक बार याद रखना है, कोई भी पॉइंट हम छोड़ नहीं है, एकदम जोर शोर से तैयारी करनी है। चलिए देखिए, जब भी आ जाएगा डेनियल सेल, ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल का एनोड होता है कार्बन, और अगर बात की जाए डेनियल सेल का जो कैथोड होता है वो होता है जिंक प्लेट। याद रखिएगा, डेनियल सेल का जो कैथोड होता है वो होता है जिंक सेल, ठीक है ना। मतलब जिंक प्लेट का वो बना होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। वोल्टेज सेल का धन प्लेट कौन सा है, तो ये कॉपर से बना होता है, याद रखिए। कहने का अर्थ है कि वोल्टेज सेल जो है वो शुष्क सेल का जो एनोड है वो कार्बन का बना हुआ है, जबकि वोल्टेज सेल का जो धन प्लेट है वो कॉपर का बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ 2-4 क्वेश्चन है, मैं उसको यहाँ स्क्रॉल कर देता हूँ, मैंने उसमें आंसर बना दिया है। इसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट करें, और नोट करके इस सारे प्रश्नों को याद करें और इसको रिवाइज करें, खूब पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गुरु जी का नाम रोशन करें बच्चों। और इस फ्री शिक्षा को अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाएँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और आप सभी एक साथ जिस भी राज्य से हैं, जिस भी राज्य की राज्य स्तरीय परीक्षा, छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खूब मन से पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।